दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज द फैमिली मैन सीजन 4 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम नागालैंड का सीन देखते हैं, जहां पर वहां के सीएम और एक बड़ा नेता डेविड बैठे बातें कर रहे थे कि अब पीएम बासु हमारे राज्य के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहती हैं, इसलिए सारे रेबल लीडर्स को हमें एक करना होगा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो भरी भीड़ में एक बैग छोड़कर चली जाती है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। फिर हमें न्यूज के जरिए बताते हैं कि नागालैंड समेत ऐसे कई नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहां इसी तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और उसमें कई लोगों की जान चली गई। इसी के चलते पीएम बासु पर भी कई सवाल उठ रहे थे कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी। इसके बाद हमें मुंबई का सीन दिखाते हैं जहां श्रीकांत तिवारी अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर की पूजा कर रहा था और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये घर उसकी बीवी सूची ने खरीदा है, क्योंकि श्रीकांत का तो लोन ही अप्रूव नहीं हो रहा था। इसी बात को लेकर उसके बच्चे धृति और अथर्व श्रीकांत का मजाक भी बनाते हैं। फिर हमें पीएम बासु को दिखाते हैं जो अपने एडवाइजर से नॉर्थ ईस्ट के हमलों पर बात कर रही थी। तब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइना वालों की चाल है, तो वहीं कुलकर्णी कह रहा था कि हम अभी किसी को जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इससे प्रोजेक्ट सहाकार खतरे में पड़ जाएगा। फिर यहाँ बासु कुलकर्णी से कहती है कि आप जाकर नागालैंड में प्रोजेक्ट सहाकार की बात को पक्का कीजिए, जो सुनकर कुलकर्णी चला जाता है। तब यहाँ यशवंत और संबित पीएम बासु से कहते हैं कि मैम उस डिफेंस डील का क्या हुआ। तो बासु कहती है कि अभी तो मुझे प्रोजेक्ट सहाकार की चिंता है, तो पहले वो निपट जाए फिर हम डिफेंस डील पर पैसा खर्च करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही बासु संबित से कहती है कि उस ब्रोकर द्वारक से कहो कि हम अगले साल तक ये डील करेंगे, अभी नहीं। जिसके बाद हम द्वारक को देखते हैं जो एक बिलियनियर था और उसके पास कुछ बिजनेसमैन बैठे हुए थे जो उससे इंडिया के साथ डिफेंस डील की बात कर रहे थे। तब द्वारक कहता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये लोग द्वारक पर भड़कने लगते हैं। तभी यहाँ मीरा नाम की लेडी आती है जो द्वारक के लिए काम करती है और वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों की डील जल्दी हो जाएगी, टेंशन मत लो। इसके बाद मीरा यहाँ से अपने अड्डे पर आती है जहाँ उसका खास आदमी लॉयड बताता है कि शूटर अपनी जगह पर पहुँच गया है। तब मीरा शूटर को सिग्नल देती है और वो आदमी एक बिलियनियर की बेटी को मार देता है और असल में ये काम मीरा को समीर ने करने के लिए कहा था, तभी वो उसकी मदद करेगा। खैर इधर श्रीकांत अपने ऑफिस आता है तो कुलकर्णी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नागालैंड चल रहे हो, वहाँ पर हमें प्रोजेक्ट सहाकार की बात करनी है डेविड से। साथ ही कुलकर्णी बताता है कि चाइना ने म्यांमार के पास कुछ गैंग बना रखी है जिसके जरिए वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं और अक्सर वही लोग यहाँ के लोगों में लड़ाई करवाते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट सहाकार के जरिए पीएम नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट करेंगी और हमें बस वहाँ जाकर ये डील पक्की करनी है। तो श्रीकांत भी मान जाता है। फिर जब श्रीकांत अपने साथी जेके को बताता है कि मैं नागालैंड जा रहा हूँ, तो वो कहता है कि सब डिटेल में बताना, लेकिन श्रीकांत मना कर देता है। इधर सूची अपनी कंपनी के हेड के साथ चाइनीज कंपनी से डील करने आई थी और यहाँ चाइनीज कंपनी 49% लेकर ये डील कर लेती है। साथ ही हमें पता चलता है कि अरविंद जिसने सूची को इस कंपनी में लगाया था वो अब कहीं फॉरेन में शिफ्ट हो गया है और अरविंद का नाम सुनकर सूची थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, जैसे इनके बीच में कुछ चल रहा था। फिर हम जेके को देखते हैं जो आज अपनी डेट पर आया था, पर जैसे वो शादी की बात लड़की से करता है तो लड़की चुपचाप चली जाती है क्योंकि वो तो बस यहाँ एंजॉय करने आई थी। फिर हम सूची और श्रीकांत को देखते हैं जो अलग अलग सो रहे थे। असल में इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है, इसलिए ये बस दुनिया को दिखाने के लिए एक साथ है। फिर श्रीकांत कहता है कि मैं कल देहरादून जा रहा हूँ, जो सुनकर सूची कुछ कहती नहीं। फिर अगले दिन हम ऑफिसर जोया को देखते हैं जिसका आज एग्जामिनेशन हो रहा था कि वो टास्क में आने लायक है भी या नहीं, क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड मिलिन की मौत के बाद जोया पूरी तरह टूट गई थी और वो आज भी श्रीकांत को ही ब्लेम करती है कि उसी के कारण मिलिंद मारा गया। खैर यहाँ श्रीकांत जोया को क्लीन चिट दे देता है टास्क ज्वाइन करने के लिए। फिर हम मेजर समीर को देखते हैं जो हमेशा से इंडिया को बर्बाद करना चाहता था, इसलिए वो कई बार वहाँ हमले भी करवा चुका है, वो भी विदेश में बैठे बैठे, और हर बार उसकी ये चाल श्रीकांत ही फेल करता आया है। खैर यहाँ समीर मीरा से मिलने आता है और मीरा कहती है कि तुम्हारा काम तो हो गया, अब मुझे एक काम करवाना है। तुम्हारे तो इंडिया में काफी जानने वाले होंगे, इसलिए मुझे नागालैंड के किसी अच्छे लीडर के बारे में बताओ। तो समीर भी उसे एक आदमी के बारे
बारे में बताता है जो किसी भी काम को पूरा किए बिना नहीं छोड़ता। इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश का सीन देखते हैं जहाँ रुकमा नाम का आदमी अपने ही साथियों को मार रहा था क्योंकि उन्होंने इसको धोखा देकर पैसा खा लिया। तभी रुकमा पर रैबिट नाम के लड़के का फोन आता है और वो कहता है कि एक काम आया है, उसके बदले तुम्हें 3 मिलियन पाउंड मिलेंगे। तो रुकमा कहता है कि जरूर काम बड़ा होगा तो मुझे 5 मिलियन पाउंड चाहिए, जिस पर रैबिट भी ये डील करवा देता है। यहाँ पीएम बासु पर अब ऑपोजिशन भी सवाल करने लगे थे, इसलिए बासु संबित पर भड़क रही थी। फिर वो कहती है कि मुझे कदम उठाना ही पड़ेगा और अगले ही दिन न्यूज आती है कि गवर्नमेंट ने 69 चाइनीज फंडेड एप्स को बैन कर दिया है। ये सुनकर तो सूची के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने चाइनीज कंपनी से फंडिंग ली थी, यानी उनकी कंपनी भी डूब गई। इधर श्रीकांत और कुलकर्णी नागालैंड आ गए थे जहाँ श्रीकांत को सलोनी मिलती है। ये उसकी पुरानी दोस्त है जो यहाँ की सिक्योरिटी देखती है। फिर यहाँ से कुलकर्णी और श्रीकांत सीधा डेविड के पास आते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कल डेविड ने सारे लोकल रेबल ग्रुप के लीडर्स को बुलाया है जो प्रोजेक्ट साहकार के डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे, जिससे पीएम बासु यहाँ डेवलपमेंट कराएंगी और कोई उस पर रोक नहीं लगा पाएगा। तभी वहाँ पर डेविड का पोता स्टेफन आता है और वो अपने दादा से कहता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट की बात क्यों मान रहे हैं, ये हमेशा हमारा फायदा उठाकर चले जाते हैं। इसी बात को लेकर स्टेफन कुलकर्णी पर भी चिल्ला देता है और डेविड उसे चाटा मारकर भगा देता है कि इस डील को खराब करने मत आना। फिर हम रुकमा को देखते हैं जो रैबिट के पास आया था और रैबिट उसे बता देता है कि उसे क्या करना है। साथ ही रैबिट उसे अपने आदमी देता है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए थे कि रुकमा उन्हीं के आदमियों के साथ काम करेगा। फिर जब यहाँ डेविड कुलकर्णी और श्रीकांत कहीं जा रहे होते हैं तभी डेविड बताता है कि यहाँ ड्रग्स का काम भी काफी बढ़ चुका है और मेरा पोता उसी को रोकने में लगा है। उसी समय वहाँ रुकमा अपनी गैंग के साथ आता है जिन्होंने स्टेफन की गैंग वाली ड्रेस पहनी थी और वो डेविड पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ दोनों तरफ से फायरिंग होती है और डेविड को गोली लगने से उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर श्रीकांत कुलकर्णी को लेकर कार से भागता है और उसके पीछे रुकमा बाइक से पड़ चुका था। फिर रुकमा किसी तरह श्रीकांत की कार को बॉम्ब से उड़ा देता है और इससे कुलकर्णी और श्रीकांत दोनों ही अधमरी हालत में आ गए थे। तब वहाँ रुकमा आता है और कुलकर्णी को गोलियों से छल्ली कर देता है, जो कि श्रीकांत भी देख रहा था। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में बताया जाता है कि पूरे एरिया में कर्फ्यू लग चुका है और जेके श्रीकांत के पास हॉस्पिटल में था। श्रीकांत भी 2 दिन से बेहोश पड़ा था। वहीं यहाँ सूची को जब से न्यूज के जरिए पता चला कि कुलकर्णी की मौत हो चुकी है तो सूची भी परेशान हो जाती है कि पता नहीं श्रीकांत किस हाल में है क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा और जेके फोन उठा नहीं रहा। इधर कुलकर्णी की मौत से बासु भी गुस्से में थी और वो कहती है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तब संबित कहता है कि हम कुछ लोगों को अरेस्ट करते हैं ताकि हमें कुछ सच्चाई पता चल सके। इधर रैबिट के पास रुकमा आता है और उसे खूब सुनाता है कि तेरे आदमियों की वजह से मेरी उंगली कट गई, आइंदा काम आएगा तो मैं उन्हें अपने आदमियों के साथ ही करूंगा। तब रैबिट कहता है कि भाई आप अंडरग्राउंड हो जाओ क्योंकि अब पुलिस हर जगह जांच करेगी, जिस पर रुकमा कहता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए और वो चला जाता है। इधर श्रीकांत को होश आ जाता है तो वो जेके से सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। फिर जब श्रीकांत को पता चलता है कि कुलकर्णी अब नहीं रहा तो वो फुट फुट कर रोने लगता है। यहाँ रुकमा एक लेडी के पास आता है जो रुकमा की गर्लफ्रेंड थी और उसका एक बेटा था बॉबी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रुकमा इस लेडी नीमा से बहुत प्यार करता है लेकिन ये बेटा उसका नहीं है, इसलिए वो बॉबी को अपने पास आने नहीं देता। फिर यहाँ जब श्रीकांत सूची को फोन करता है तो सूची उस पर खूब भड़कती है। साथ ही सूची को जेके ने पहले ही बता दिया था कि श्रीकांत नागालैंड में है, जो जानकर श्रीकांत भी हैरान था कि ये जेके एक भी बात पचा नहीं पाता। फिर श्रीकांत जेके से कहता है कि अजीत और पुनीत को यहाँ बुला लो, हमें यहीं से जांच शुरू करनी होगी। इधर रुकमा से नीमा कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो ना, मेरे बेटे को भी बाप मिल जाएगा। लेकिन रुकमा मना कर देता है कि मैं शादी ब्याह नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, जो सुनकर नीमा उदास हो जाती है। इधर श्रीकांत ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कातिल को ढूंढना शुरू कर दिया था जिसने उन पर हमला किया। तब ये लोग काफी सारे लोगों की आईडी श्रीकांत को दिखाते हैं, पर श्रीकांत को याद नहीं आता कि कुलकर्णी पर गोली किसने चलाई थी क्योंकि वो उस समय बेहोशी की हालत में जा रहा था। तभी एक फोटो देखते ही श्रीकांत को याद आ जाता है और ये वही रुकमा की फोटो थी। यहाँ अथर्व एक लड़की के साथ अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था। तब अथर्व को उसकी क्लास के लड़के चिढ़ाने लगते हैं, जो देखकर अथर्व डर के मारे चला जाता है। यहाँ श्रीकांत को सलोनी रुकमा की पूरी डिटेल बताती है कि ये बीपीएफ कैडेट में रह चुका है और अब ये यहाँ का ड्रग लॉर्ड है, साथ ही ना जाने ये कितने सारे धंधे करता रहता है। तब श्रीकांत कहता है कि सलोनी मेरा एक काम कर दो, तुम अपनी सोर्स से नारकोटिक्स के रेड के जरिए रुकमा को पकड़वा दो बस। तब
श्रीकांत की मदद के लिए सलोनी भी मान जाती है। यहाँ समीर ने मीरा को मिलने के लिए बुलाया था और वो कहता है कि आपने इतने बड़े आदमी को मरवा दिया। असल में मीरा ने डेविड और कुलकर्णी को मारने के लिए रुकमा को हायर किया था, इसलिए समीर मीरा को कहता है कि आगे के मिशन के लिए मुझे भी अपने साथ मिला लो, लेकिन मीरा मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब यहाँ से समीर किसी मार्टिन नाम के आदमी से मिलने को कहता है। इधर श्रीकांत जब घर जा रहा था तो उस पर सलोनी का फोन आता है जो बताते हैं कि रुकमा की गर्लफ्रेंड का पता चला है, इसलिए नारकोटिक्स वाले वहीं रेड मारेंगे। हो सकता है कि रुकमा भी वहीं पर हो। फिर श्रीकांत आकर कुलकर्णी को श्रद्धांजलि देता है और खूब रोता है क्योंकि कुलकर्णी उसके बहुत करीब था। वहीं श्रीकांत से चेलम मिलने आता है तो श्रीकांत उसे म्यांमार के ऑपरेशन के बारे में बताता है। तभी वहाँ जोया आती है तो चेलम गायब हो जाता है क्योंकि चेलम अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताता। जिसके बाद वहाँ पीएम बासु आती है और श्रद्धांजलि देकर जाने लगती है। तभी श्रीकांत बासु से कहता है कि मैम, मुझे नागालैंड के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है क्योंकि कुलकर्णी सर को ड्रग लॉर्ड रुकमा ने मारा है। जिस पर संबित कहता है कि मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा दूंगा, तभी ये सब बात करना। इधर मीरा द्वारक के पास थी जो कहती है कि मैंने जाल फेंक दिया है, जल्द ही आपकी डिफेंस डील हो जाएगी। तब द्वारक भी कहता है कि एक एजेंट तुम्हारे पीछे लग चुका है, मुझे खबर मिली है, उसका नाम है श्रीकांत तिवारी और उसे ये भी पता है कि कुलकर्णी को रुकमा ने मारा है। ये सुनकर तो मीरा के होश उड़ जाते हैं। इधर रुकमा नीमा से कहता है कि चल ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं और बॉबी को भी बाप का नाम मिल जाएगा, जिस पर नीमा खुश हो जाती है। वहीं नारकोटिक्स वाले भी रुकमा को पकड़ने वहां आ गए थे। तब हल्की सी आवाज सुनकर रुकमा सबसे पहले बॉबी और नीमा को नीचे की सीढ़ियों से बाहर की ओर भेजता है और खुद उन सारे लोगों से भिड़ जाता है। तब यहाँ काफी शानदार फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि ऊपर से चलने वाली गोलियां नीचे फ्लोर को पार करके निकल रही थी और वहीं से नीमा भी बॉबी को लेकर जा रही थी। फिर जब रुकमा कुछ ऑफिसर्स को मारकर वहां से भागने लगता है तो देखता है कि नीमा मर चुकी है क्योंकि उसके फ्लोर के जरिए गोली लग गई थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे घर में आग लगाकर बॉबी को लेकर भाग जाता है और नारकोटिक्स वाले उसे पकड़ नहीं पाते। यहाँ समीर सीधा मीरा को कॉल करके कहता है कि रुकमा के पीछे वो लोग पड़ चुके हैं, अभी अभी उस पर हमला हुआ है। तब मीरा कहती है कि वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही वो कहती है कि कोई एजेंट भी मेरे पीछे है श्रीकांत नाम से। ये सुनकर तो समीर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है क्योंकि वो आम आदमी ही सबकी क्लास लगाने का दम रखता है, इसलिए उससे बच के रहना। तो मीरा भी कहती है कि इस बार उसकी टक्कर मुझसे हुई है, तुम देखते रहो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। जिसके बाद मीरा लॉयड के पास आकर श्रीकांत का सारा डाटा निकलवाती है और कहती है कि अब मैं इसे अच्छे से टारगेट करूंगी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में सूची टीवी पर अपनी बात रखने गई थी कि क्यों उसकी कंपनी को बैन नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ तो एंकर सूची की पर्सनल लाइफ बीच में ले आता है कि आप अपने पति को डाइवर्स क्यों दे रही हैं। ये जानकर तो सूची के होश उड़ जाते हैं कि ये बात लीक कैसे हुई। वही अथर्व और धृति भी ये सुनकर परेशान हो गए थे और यहाँ सूची भी एंकर और वहाँ बैठे सभी लोगों से लाइव में लड़ाई करके चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूची से उसके बच्चे डाइवोर्स का कारण पूछ रहे थे पर सूची इस बारे में बात नहीं करती और जेके भी इनके बीच में फंस गया था। तब धृति कहती है कि अब अथर्व को भी एक सच बता दो, यानी श्रीकांत का स्पाई वाला सच जो इन्हें सीजन 2 में पता चल गया था। तो श्रीकांत आज अथर्व को भी बता देता है कि मैं एक स्पाई हूँ, जो जानकर अथर्व खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। तब जेके भी कहता है कि वैसे मैं भी स्पाई हूँ, लेकिन अथर्व कहता है कि आपके बस का स्पाई बनना नहीं है, जो सुनकर जेके का पोपट हो गया था। इधर रुकमा रैबिट पर बंदूक ताने खड़ा था कि बता मेरा पता किसने लीक किया। तो रैबिट कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन रुकमा कहता है कि मेरी होने वाली बीवी उस अटैक में मारी गई, इसलिए जिसने भी ये सब करवाया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो रैबिट का एक कान उड़ा देता है। इधर श्रीकांत के सीनियर उसे डांट रहे थे कि तुमने बिना किसी से पूछे इतना बड़ा ऑपरेशन करवा दिया और रुकमा भी तुम्हारे हाथ नहीं आया। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हें अब हम कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि कुलकर्णी वाले अटैक में केवल तुम ही जिंदा बचकर आए हो, इसलिए हमें तुमसे सवाल जवाब करने हैं। जो सुनकर श्रीकांत के होश उड़ जाते हैं कि मुझ पर तुम लोग शक कर रहे हो। इधर सूची और धृति को लोग ऑनलाइन हेट देने लगे थे, जिससे ये दोनों परेशान हो जाते हैं। वही सस्पेंड होने के कारण श्रीकांत खूब शराब पीता है और घर आते ही सूची बताते हैं कि धृति और मुझे लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। तब श्रीकांत भी बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और मैं अब एक सस्पेक्ट हूँ। तब सूची भी उदास हो जाती है। इधर रुकमा नीमा के मम्मी पापा के पास आता है और बॉबी को उन्हें देकर कहता है कि अब से आप दोनों को ही इसे संभालना है और वो पैसे फेंक कर कहता है कि पैसे तुम्हें टाइम से मिलते रहेंगे। तब नीमा के पापा मना करते हैं तो रुकमा गन दिखा के डरा देता है। फिर जैसे वो बॉबी को छोड़कर जा रहा था
तो बॉबी रुकमा को पकड़ लेता है कि पापा मुझे आपके साथ रहना है। तब रुकमा का भी दिल पिघल जाता है और वो बॉबी को लेकर चल देता है। इधर हमें पता चलता है कि श्रीकांत को सस्पेंड करके ये केस किसी यतीश नाम के ऑफिसर को दे दिया गया है। इसलिए यतीश सबसे पहले स्टेफन की गैंग के आदमी को नागालैंड में उठा लेता है और उससे पूछता है कि तेरे साथियों ने कुलकर्णी को क्यों मारा, लेकिन वो आदमी मना कर देता है कि हमें फंसाया जा रहा है। जिस पर यतीश उस आदमी को उसकी बेटी के नाम से डराता है कि मैं उसे मरवा दूंगा, इसलिए मुझे बता दे कि स्टेफन कहाँ छुपा है। तो वो आदमी भी डर के मारे स्टेफन का पता बता देता है। जिसके बाद यह स्टेफन मीडिया को बुलाकर अपना बयान दे रहा था कि हमारी ड्रेस पहनकर उन लोगों ने अटैक किया है, वो भी हमें फंसाने के लिए। तभी वहाँ पर यतीश स्टेफन को पकड़ने आता है और स्टेफन किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है, जिसके चलते यतीश उसे वांटेड की लिस्ट में डलवा देता है। इधर जेके को अथर्व ने अपने स्कूल में बुला लिया था उन लड़कों को मजा चखाने के लिए जो उसे बुली करते हैं, लेकिन ये लड़के तो उल्टा जेके को ही परेशान करने लगते हैं। और जेके स्कूल के बच्चों को मारना नहीं चाहता था, तो वो एक बहाने से एक बच्चे को गिरा देता है, जो कि प्रिंसिपल देख लेती है और वो जेके को अपने पास बुलाकर खूब सुनाती है। साथ ही वो लड़ाई करने के लिए अथर्व को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देती है। फिर हम देखते हैं कि घर आते ही सूची जेके और अथर्व को खूब डांट रही थी और अब ये सब देखकर श्रीकांत कहता है कि शायद हम लोगों को कोई टारगेट कर रहा है, इसलिए हमें एक साथ होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। फिर वो सबसे पहले इन लोगों के फोन ले लेता है और सबको बाहर जाने के लिए मना कर देता है। यहाँ मार्टिन से समीर आकर मिलता है और मार्टिन बताता है कि मीरा उस द्वारक के लिए काम कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम उस ब्रूस से बात करो। जो सुनकर समीर चला जाता है। फिर समीर सीधा रुकमा को कॉल करके कहता है कि मैंने ही तुम्हें मीरा का काम दिलाया था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मीरा का कोई काम मत करना। लेकिन रुकमा कहता है कि मुझे पैसे मिलेंगे तो काम तो मैं करूंगा ही। यहाँ श्रीकांत ने अपने साथियों को बुलाया था और वो कहता है कि मुझे टारगेट बनाया गया है, इसलिए तुम अब पता करो कि आखिर इस नागालैंड के केस पर क्या चल रहा है और किसी भी ऑफिसर पर भरोसा मत करना। तब पुनीत कहता है कि मैं यतीश के सिस्टम को हैक करके सब पता करता हूँ कि आखिर ये कुलकर्णी सर किस रूट से जा रहे थे, ये रुकमा को पता कैसे चला। जिसके बाद अगले दिन पुनीत इसी काम में लग जाता है और उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ गए थे। वहीं श्रीकांत दिल्ली जा रहा था क्योंकि उसकी पीएम बासु के साथ मीटिंग थी। इधर पुनीत जेके को मिलने के लिए बुलाता है और उसका फोन फेंक कर कहता है कि हम सबके फोन हैक्ड हैं। यह कहकर वो उसे दूसरा फोन देता है। फिर वो कहता है कि आप श्रीकांत सर से मिलो और उन्हें कहना इसी फोन से मुझे कॉल करें, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर यतीश को कुछ ऐसा मिला था जो वो अपने सीनियर से आकर कहता है कि हमें किसी को अरेस्ट करना होगा और ये बात अजीत सुन लेता है। फिर यहाँ एयरपोर्ट पर जेके श्रीकांत के पास आता है और बताता है कि तेरा फोन हैक्ड है और वो उसका फोन फिकवा कर पुनीत से बात करवाता है। तब पुनीत कहता है कि सर रुकमा को आप सबकी लोकेशन आपके फोन के जरिए ही मिली थी, भले ही आपका फोन स्विच ऑफ था, इसलिए यतीश को लग रहा है कि आप रुकमा से मिले हैं और वो आपको पकड़ने एयरपोर्ट आ रहा है। जो सुनकर तो श्रीकांत के होश उड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं कि श्रीकांत कुछ सोच रहा है और उसे पकड़ने यतीश एयरपोर्ट पर आ गया है, लेकिन यतीश के श्रीकांत तक पहुंचने से पहले ही श्रीकांत दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। तब यतीश भी दिल्ली के ऑफिसर से श्रीकांत को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि श्रीकांत फ्लाइट में बैठा ही नहीं, उसने बस अपना फोन किसी के बैग में डाल दिया था इन्हें गुमराह करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि श्रीकांत ने तो जेके के जरिए अपनी पूरी फैमिली को ट्रेन में बुला लिया था और ये लोग कहीं जा रहे थे और श्रीकांत भी इन्हीं के साथ था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि श्रीकांत ने सब लोगों की फेक आईडी बना दी थी ताकि उन्हें कोई ट्रेस ना कर पाए। इधर पीएम बासु से मीडिया वाले सवाल कर रहे थे जिससे बासु परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने एडवाइजर से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर संबित कहता है कि आपको नागालैंड सबके सामने मिलने जाना चाहिए ताकि ये सारे लोगों के लिए एक पैगाम बने कि आप किसी से डरती नहीं है। जिस पर बासु भी मान जाती है। इधर रुकमा पर मीरा का फोन आता है जिसे रैबिट ने ही बात करने को कहा था और रुकमा मीरा को गाली देने लगता है कि तेरे कारण मेरी आईडी बाहर आ गई और ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। जिस पर मीरा उल्टा रुकमा को पहले गालियां देती है, फिर कहती है कि मेरे पास तेरे लिए एक और काम है, पैसे मैंने भिजवा दिए हैं, तैयारी कर लेना। फिर रुकमा कहता है कि जिसने मेरी होने वाली बीवी को मरवाया है मुझे उसका नाम चाहिए। तो मीरा श्रीकांत तिवारी का ही नाम उसे बता देती है कि उसी ने अटैक करवाया था। इधर श्रीकांत जेके से कह रहा था कि पहली बार मुझे इतना डर लग रहा है कि अब ना जाने क्या होगा, मेरा परिवार भी मुसीबत में फंस गया। जिस पर जेके उसे मोटिवेट करता है। वहीं यहाँ यतीश भी श्रीकांत और उसके परिवार को ढूंढने में पूरा पागल हो रखा था। तब यहाँ जोया भी उसकी मदद करने आती है और बताती है कि श्रीकांत जरूर अपनी फेक आईडी इस समय यूज
जासूस कर रहा होगा, तो यतीश उसे भी ढूंढने लगता है। इधर समीर ब्रूस से मिलने आया था और वो उसे मीरा की फोटो दिखाकर कहता है कि ये लेडी आजकल काफी बड़े बड़े काम कर रही है, जिस पर ब्रूस कहता है कि ये एक ब्रोकर है जो पहले CIA जैसी एजेंसी के साथ काम कर चुकी है, इसलिए जहाँ पैसा दिखता है ये वहीं घुस जाती है। तब समीर बताता है कि इस समय तो चाइना वालों का ही सबसे बड़ा गेम चल रहा है। खैर यहाँ PM बासु अपने नागालैंड जाने की तैयारी कर रही थी, तभी संबित आकर बताता है कि श्रीकांत जो आपसे मिलने वाला था उसे तो वांटेड बना दिया गया और वो अपने परिवार के साथ फरार है। जो सुनकर बासु चौंक जाती है। इधर यतीश के साथी बताते हैं कि श्रीकांत की एक फेक ID से टिकट बुक हुए हैं। जो सुनकर यतीश तुरंत श्रीकांत को अगले स्टेशन पर पकड़ने का ऑर्डर देता है। इधर श्रीकांत के पास धृति आती है और उसे पूछती है कि पापा आप मम्मी से अलग क्यों हो रहे हो, जिस पर श्रीकांत भी बता देता है कि मैं कभी तेरी माँ को टाइम दे नहीं पाया, इसलिए हमारे बीच दूरी आ गई और हमारा अलग होना ही ठीक है। लेकिन धृति कहती है कि आप एक बार माँ से बात करके सब ठीक कर दो ना, जिस पर श्रीकांत कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ पुलिस वाले यतीश की बताई ट्रेन में श्रीकांत को पकड़ने आते हैं, तो मालूम पड़ता है कि यहाँ श्रीकांत है ही नहीं और उसने यतीश को गुमराह करने के लिए ये फेक ID यूज की थी। यानी हर तरह से श्रीकांत यतीश का पागल बना रहा था। ये जानकर तो यतीश भी अपने साथियों पर भड़क जाता है। तब उसे बात करने जोया आती है और यहाँ ये मिलिंद की बात करने लगते हैं कि वो कितना होनहार ऑफिसर था। इधर समीर को ब्रूस मीरा की इंफॉर्मेशन देने आता है और बताता है कि इस समय मीरा द्वारा के साथ काम कर रही है और इनका मेन लीडर कोई कलेक्टिव नाम से ग्रुप है जो कई सारे देश में होने वाली वेपन डीलिंग को चलाते हैं और वो अपने बिजनेस के लिए किसी भी देश की इकोनॉमी गिरा सकते हैं और वो लड़ाई शुरू करवाने का दम भी रखते हैं। इसी कारण मीरा इस समय इंडिया को टारगेट कर रही है क्योंकि कलेक्टिव को इंडिया के साथ ही वेपन की डील करनी है जो PM बासु होने नहीं दे रही। ये जानकर समीर के होश उड़ जाते हैं। इधर यतीश को उसका साथी आकर बताता है कि नागालैंड के रूट पर एक परिवार ने रास्ते में चैन खींची थी और उस ट्रेन में से श्रीकांत की फैमिली और JK भागते हुए नजर आए हैं, जिस पर यतीश कहता है कि फिर तो वो नागालैंड की ओर जा रहे होंगे, हमें भी वहीं जाना चाहिए। यहाँ श्रीकांत सलोनी की मदद से नागालैंड की ओर ही जा रहा था और वो अपनी सिचुएशन सलोनी को बताता है। तब सलोनी भी कहती है कि तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी मैं सब करूंगी। इधर मीरा रुकमा को कॉल करके बताती है कि मैं इंडिया आ रही हूँ ये काम निपटाने के लिए और उस श्रीकांत के खिलाफ हमने जिसके डर से वो भी कहीं गायब है। ये सुनकर रुकमा कहता है कि अब वो कहाँ है, तो इसका जवाब मीरा के पास नहीं था। हालांकि मीरा कहती है कि अब जो काम दिया है तुम उसे पूरा करो। इधर सलोनी सूची और उसके बच्चों को एक रूम दिखाती है और कहती है कि ये सबसे सेफ जगह है। तब श्रीकांत कहता है कि सूची अब बच्चों के साथ तुम यहीं रहो, मुझे दूसरे बेस पर जाना होगा क्योंकि मैं कुलकर्णी सर का बदला लेकर रहूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं सलोनी ने सूची को एक फोन दे दिया था श्रीकांत से बात करने के लिए। हालांकि हम समझ पाते हैं कि सूची श्रीकांत से कितना ज्यादा प्यार करती है, पर वो श्रीकांत को अपने दिल की बात नहीं बोल पाती। वहीं नागालैंड में यतीश भी अपनी टीम के साथ श्रीकांत को पकड़ने आ गया था। इधर श्रीकांत सलोनी से कहता है कि मुझे स्टेफन से मिलना है क्योंकि उसे भी लोग डेविड का कातिल समझ रहे हैं, हम साथ में मिलकर ही कुछ कर पाएंगे। तब सलोनी कहते हैं कि वो तो म्यांमार में कहीं छुपा है। फिर सलोनी के जाते ही श्रीकांत एक नंबर पर मैसेज करके स्टेफन के बारे में पूछता है, पर सामने वाले को भी स्टेफन का पता नहीं था। अब यह है कौन वो आगे पता चलेगा। इधर हम रुकमा को देखते हैं जो बॉबी के बैग में बॉम्ब डाल देता है और उसे कहता है कि ये एक जगह पर जाकर रखाना। तब बॉबी भी ऐसा ही करता है और असल में ये बॉम्ब PM बासु के लिए लगवाया गया था जो आज नागालैंड आ रही है और ये सारा प्लान मीरा का है। फिर जब बॉबी PM बासु के आने वाली जगह पर बैग रखने जाता है तो वो भीड़ में ही खो जाता है। तब दूर से रुकमा सोचने लगता है कि बॉबी कहाँ चला गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फिर जब बॉबी नहीं आता तो रुकमा खुद बॉबी को लेने जाता है क्योंकि अब उसे भी बॉबी से लगाव हो चुका था और वो नीमा की आखिरी निशानी है। तब वो किसी तरह बॉबी को ढूंढ लेता है और जैसे ही PM बासु वहाँ आती है तो रुकमा तुरंत ब्लास्ट कर देता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीडिया वाले बासु के बारे में काफी कुछ बोल रहे हैं। हालांकि उस नागालैंड के अटैक से बासु और उसके साथी बच गए थे, जिस पर यशवंत बताता है कि द्वारक ने हाल ही में इस चैनल को खरीदा है, इसलिए ये चैनल आपके खिलाफ बात कर रहा है। अगर इन लोगों का मुंह बंद करना है तो हमें एक ऑपरेशन करना होगा जिसके जरिए हम स्टेफन को पकड़ सकते हैं क्योंकि उसी ने हो सकता है ये अटैक करवाया हो। ये सब सुनकर बासु भी सोचने लगती है कि अब क्या करूं। इधर अपने काम के सिलसिले में मीरा भी इंडिया आ गई थी, जिसे रुकमा पिक करने आता है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह ले जाता है, जो देख मीरा भी डर जाती है कि आखिर ये मुझे कहाँ ले आया। खैर वहीं यहाँ श्रीकांत सोच रहा होता
है कि पीएम बासु पर अटैक किसने करवाया होगा, क्योंकि अब बात पीएम की जान पर आ गई थी, इसलिए ये मैटर और बड़ा हो गया था। वहीं यहाँ यक्षित को उसके साथ ही कहते हैं कि हमें सलोनी पर शक है कि वो श्रीकांत का साथ दे रही होगी, तो यक्षित भी उस पर नजर रखने को कहता है। इधर मीरा की बातों से हमें पता चलता है कि मीरा ने सिर्फ पीएम बासु को डराने के लिए ही वो अटैक करवाया था। उसका टारगेट सिर्फ दहशत पैदा करना है ताकि पीएम कलेक्टिव वालों से वेपन के डील कर ले। इधर बासु ने स्टेफन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन की मंजूरी दे दी थी, जो कि म्यांमार में कहीं छुपा है। तब ये लोग उसी की तैयारी करने लगते हैं। फिर इधर मीरा रुकमा से पूछती है कि उस कर्नल जुलोंग से बात हुई या नहीं। असल में जुलोंग म्यांमार में अपनी सेना चलाता है, जिसके जरिए मीरा नॉर्थ ईस्ट में टेंशन बढ़ाने वाली थी, इसलिए वो जुलोंग से मिलना चाहती है और रुकमा की जुलोंग से काफी अच्छी दोस्ती भी है। साथ ही हमें पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बीच में जो गाँव आते हैं उन्हें फिनिक्स विलेज कहते हैं, जहाँ से जुलोंग ऑपरेट करता है। इधर जोया यक्षित के साथ थी तो वो फिर से मिलिंद को याद करती है। तब यक्षित उसे संभालता है और जोया यक्षित को किस कर देती है। हालांकि बाद में यक्षित जोया को जाकर सुला देता है। यहाँ रुकमा मीरा से बात कर रहा था और वो पूछता है कि तुम शादी से बड़ी जल्दी आजाद हो गई है ना, जिस पर मीरा भी कहती है कि मैं आजाद रहने वाली लेडी हूँ। और हम समझ पाते हैं कि रुकमा कहीं ना कहीं मीरा को पसंद करने लगा है। हालांकि यहाँ मीरा कहती है कि ये जो तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारे लिए लायबिलिटी बन सकता है, जिसके बारे में रुकमा भी सोचने लगता है। फिर अगले दिन रुकमा बॉबी को लेकर वापस नीमा के मम्मी पापा के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बॉबी को अपने साथ रख ले। तब वो लोग भी मान जाते हैं और नीमा के पापा रुकमा का दिया पैसा वापस कर देते हैं कि हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, जो लेकर रुकमा चला जाता है। हालांकि अब वो बॉबी से आजाद हो गया था। फिर अगले दिन यक्षित को उसके साथी बताते हैं कि एक वीडियो मेल पर आई है और ये चेक करते हैं तो उसमें कोई अननोन इंसान ये कह रहा था कि स्टेफन ने ना तो डेविड को मारा और ना ही इस हमले में उसका कोई लेना देना है। साथ ही वो 24 घंटे में कुछ ऐसे सबूत एनआईए को देने की बात कर रहे थे, जो सुनकर यक्षित भी सोचने लगता है कि आखिर इनके पास कौन से सबूत हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये वीडियो मीरा के पास भी पहुंच गई थी, यानी मीरा का कोई आदमी यक्षित की टीम में मिला हुआ है। वहीं ये वीडियो श्रीकांत के पास भी आती है, जिसका मतलब साफ था कि श्रीकांत का आदमी भी यक्षित के साथ है। सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। तब श्रीकांत सीधा सेंडर की लोकेशन निकलवाने लगता है और उसे एक साइबर कैफे का पता चलता है, इसलिए वो वहां नजर रखने आ जाता है। वहीं यहाँ मीरा रुकमा के साथ कर्नल जुलोंग से मिलने आई थी ताकि आगे की प्लानिंग कर सके। फिर यहाँ मीरा जुलोंग को मुंह मांगा पैसा देती है और रुकमा कहता है कि मुझे कुछ सोल्जर्स चाहिए होंगे, एक मिशन पर जाना है। इधर श्रीकांत देखता है कि एक लेडी साइबर कैफे में आई है और वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। वही इस लेडी के बारे में एक लड़के ने रुकमा के आदमी को बता दिया था, तो वो लोग भी इसे पकड़ने आ रहे थे। तभी यहाँ श्रीकांत आकर उस लेडी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्टेफन बेकसूर है और मुझे उससे मिलना है। फिर वो अपना नंबर देकर कहता है कि मुझे इस पर कॉल करना। तब वो लेडी भी चुपचाप चली जाती है, लेकिन तभी श्रीकांत देखता है कि बाइक से कुछ लोग उस लेडी को पकड़ने आ रहे हैं। तब श्रीकांत उस लेडी को बचाने भागता है और उन बाइक वालों को मारकर भगा देता है, जिससे लेडी भी बचकर निकल चुकी थी। वहीं यहाँ आर्मी वाले स्टेफन को पकड़ने म्यांमार के जंगल में घुस गए थे। तभी उनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। ये देखकर तो बासु के होश उड़ जाते हैं और यहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सैनिकों के लिए बिछाया हुआ जाल हो, जिसमें आर्मी वाले खुद फंस गए। इधर श्रीकांत जब अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसे और जेके को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में बासु यशवंत पर भड़क रही थी कि ये कैसी प्लानिंग थी कि हमारे सोल्जर्स पकड़े गए, अब उन्हें छुड़ाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। तब संबित कहता है कि हमें ये ऑपरेशन भूलना होगा ताकि हमारा कहीं नाम ना आए, जिस पर बासु चुप हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि जोया और यक्षित आज इंटीमेट हो गए थे, पर जाते समय जोया कहती है कि हम प्रोफेशनल काम के बीच में ये पर्सनल चीजें नहीं करेंगे। खैर यहाँ श्रीकांत को जिन लोगों ने किडनैप किया था वो स्टेफन के ही आदमी थे और वो श्रीकांत और जेके को यही लेकर आते हैं और स्टेफन असल में नागालैंड में ही कहीं छुपा है, यानी म्यांमार की इन्फॉर्मेशन जो बासु को दी गई थी वो गलत थी और हो सकता है कि इसके पीछे भी मीरा का ही हाथ हो। तब श्रीकांत कहता है कि तुम्हारे दादा को जिसने मारा है उसका नाम रुकमा है। ये सुनकर तो स्टेफन भी कहता है कि रुकमा तो इस समय फिनिक्स विलेज में है और उसकी जुलोंग के साथ डील चल रही है, यानी अब ये लोग कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं। साथ ही वो कहता है कि रुकमा के साथ एक लेडी भी देखी गई है, मेरे इंटेल ने ये फोटो भेजी थी। अब यहाँ ये फोटो मीरा की ही थी, जो श्रीकांत भी देख लेता है। फिर ये सब जानकर श्रीकांत सीधा सैटेलाइट फोन से सारी बातें अपने हेड को फोन करके बताता है कि इन सब में रुकमा, जुलोंग और मीरा कई लोग शामिल हैं। फिर वो जेके से कहता है
है कि अब हमें पता चल जाएगा कि कहीं हमारा बॉस ही तो हमसे गद्दारी नहीं कर रहा। एक तरह से श्रीकांत ने ये जाल फैलाया था। इधर समीर जुलोंग को फोन करके कहता है कि मीरा आपसे मिलने आई है, मेरी बात मानो, उससे डील मत करो, बात बिगड़ सकती है। लेकिन जुलोंग समीर को हड़काकर फोन काट देता है। इधर श्रीकांत स्टेफन से कह रहा होता है कि हमें रुकमा को खुद पकड़ने जाना होगा, जिसके लिए हमें बॉर्डर पार करना है। तब वो ये सोचकर चेल्लम को फोन करता है कि शायद वो हमारी मदद कर दें। तब चेल्लम सर कहते हैं कि एक आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, मैं उसे कह दूंगा। यहाँ सलोनी पर सूची का फोन आता है जो कहती है कि मेरी कल से श्रीकांत से बात नहीं हुई, पता नहीं वो कहाँ है। तब सलोनी पहले श्रीकांत का रूम चेक करती है तो वहाँ पर चीजें टूटी पड़ी थी, इसलिए वो अगले ही पल सूची और उसके बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने चल देती है। लेकिन उसके पीछे पीछे यक्षित आ जाता है और सूची और उसके बच्चों को अरेस्ट करके ले जा लेता है। साथ ही सलोनी के ऊपर भी उसने इंक्वायरी बैठा दी थी क्योंकि वो श्रीकांत का साथ दे रही है। इधर हम समीर को पाकिस्तानी जनरल के साथ बात करते हुए देखते हैं जो कलेक्टिव की बातें कर रहे थे कि उन लोगों ने अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट कर दिया था और अपनी वेपन डील करवाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस पर समीर कहता है कि अगर वो लोग इंडिया पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं वेपन डील करने के लिए तो पाकिस्तान पर भी प्रेशर आएगा और मैं अपने मुल्क के साथ ये सब होने नहीं दूंगा। इसलिए समीर अब मीरा को रोकना चाहता था ताकि इंडिया शांति से रहे, जिससे पाकिस्तान भी शांति से रह पाएगा। यहाँ श्रीकांत का बॉस सीधा संबित को फोन करके कहता है कि हमें रुकमा के साथ एक लेडी के बारे में भी पता चल गया है जिसका नाम मीरा है और उन दोनों ने ही कुलकर्णी सर को मारा है। ये सुनकर संबित के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। फिर संबित तुरंत द्वारक को फोन करके डांटने लगता है कि तुम्हारी मीरा की फोटो टास्क के पास पहुँच गई है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा नाम भी इन हमलों में आएगा और पैसों के ट्रांजैक्शन से मैं भी फंस जाऊंगा। इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि अब तक द्वारक को हर इन्फॉर्मेशन संबित ही दे रहा था और कुलकर्णी की मौत से लेकर पीएम बासु पर हमला होने वाली बात सब इसे पता थी। पर पैसों के लालच में संबित द्वारक का साथ देता रहा क्योंकि वेपन की डील होगी तो संबित को भी अच्छा कमीशन मिलेगा। इधर जोया सलोनी से मिलने आती है और हमें पता चलता है कि अब तक जोया ही श्रीकांत के लिए काम कर रही थी और जिस नंबर पर श्रीकांत मैसेज करके इंटेल लेता था वो जोया ही थी। इधर श्रीकांत चेल्लम सर के बताए आदमी से मिलने आता है लेकिन उसे तो आर्मी वाले पकड़कर उठा ले जाते हैं, जिसके चलते श्रीकांत, जेके और स्टेफन सब पकड़े गए थे। तब श्रीकांत जेल में बैठकर उस आदमी को गाली देने लगता है कि उसके चक्कर में हम सब फंस गए। तभी यहाँ पर एंट्री होती है माइकल नाम के ऑफिसर की जिसे हमने फर्जी सीरीज में देखा था और यहाँ से ये सीरीज फर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है। तब माइकल श्रीकांत के साथियों को जेल से निकाल कर ले जाता है। इधर सूची और उसके बच्चों को यक्षित एक सेफ जगह पर ले आता है और उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर सेफ हो, बस कहीं भागना मत। तब सूची को लगता है कि शायद ये हमारी मदद कर रहा है, इसलिए वो कुछ कहते नहीं। वहीं जोया को भी पता चल गया था कि यक्षित सूची को हेड ऑफिस नहीं ले गया, इसलिए वो यक्षित को ढूंढने लगती है। जिसके बाद यह माइकल श्रीकांत से कहता है कि मेरा एसिड तुम्हें म्यांमार में पहुंचा देगा, चिंता मत करो। फिर वो शेखर नाम के एक आदमी से श्रीकांत को मिलवाता है और खुद चला जाता है क्योंकि अब शेखर ही श्रीकांत की मदद करने वाला था। इधर द्वारक मीरा को डांट रहा था कि तुम्हारी फोटो टास्क को मिल गई है और तुम्हारे कारण हम सब फंस जाएंगे, इसलिए वो अब मीरा से कहता है कि तुम थाईलैंड निकल जाओ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब मीरा भी रुकमा के पास जाकर कहती है कि अब अगला प्लान अभी एग्जीक्यूट करो, हम बासु पर डिफेंस डील करने का प्रेशर बनाएंगे क्योंकि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है। फिर यहाँ से रुकमा सीधा इंडियन आर्मी ऑफिसर के पास आता है और हमें पता चलता है कि रुकमा ने ही इन ऑफिसर को बंदी बनाकर रखा है और वो अटैक रुकमा ने ही जुलोंग के साथियों के साथ इन पर किया था और असल में यही अब बैकअप प्लान है बासु पर प्रेशर डालने का। तब रुकमा इन सोल्जर्स की वीडियो बनाकर पीएम बासु को भेजता है, जो देख बासु भड़क जाती है और कहती है कि मुझे मेरे जवान वापस चाहिए। इधर श्रीकांत और उसके साथियों को शेखर किसी तरह म्यांमार में पहुंचा देता है और हम यतीश को देखते हैं जिसके पास कुछ लोग आते हैं और असल में ये मीरा के ही साथी थे जो अब सूची और उसके बच्चों को लेने आए थे और ये यतीश शुरू से ही मीरा से मिला हुआ था। पर जैसे ये लोग अंदर इन्हें लेने आते हैं तो यहाँ से सूची और उसके बच्चे भाग चुके थे, जो देख ये लोग उनके पीछे जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके पीछे पीछे सलोनी और जोया भी आ गए थे। तभी जोया को बंदूक चलने की आवाज आती है और वो समझ जाते कि सूची की जान खतरे में है, इसलिए ये दोनों जाकर यतीश और उसके
आदमियों को मारने लगते हैं। हालांकि इस लड़ाई में सलोनी घायल हो गई थी, लेकिन जोया किसी तरह यतीश को भी मारकर घायल कर देती है और उसने सूची और उसके बच्चों की जान बचा ली थी। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैनिकों की कैद वाली वीडियो वायरल हो चुकी है, जिससे बासु पर प्रेशर आ रहा है कि उन सैनिकों को रिहा करवाया जाए। इससे भड़ककर बासु यशवंत से कहती है कि आर्मी को तैयार करो, अब हमारे जवान वापस आने चाहिए, भले ही वॉर क्यों ना हो जाए। जो सुनकर संबित हैरान था। यहाँ बासु पर प्रेशर डलवाकर मीरा रुकमा को अलविदा कहकर चली जाती है। फिर जोया यक्षित से मिलने आती है, जो अभी जिंदा था, और वो पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर यक्षित कहता है कि मुझे पैसों का लालच था। साथ ही वो सब कुछ डिटेल में बता देता है कि कैसे इन लोगों ने श्रीकांत को फ्रेम किया, और ये सब जोया ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। इधर बासु वॉर की बात कर रही थी, इसलिए वो कहती है कि अब हमें वेपन की डील कर लेनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई लंबी चलेगी। जो सुनकर संबित खुश हो जाता है। इधर म्यांमार में स्टेफन का इंटेल आकर उसे बताता है कि इस समय रुकमा कुछ और प्लान कर रहा है, और जो इंडिया में हमले हुए थे वो बस जुलोंग ने करवाए थे। साथ ही वो बताता है कि इंडियन सोल्जर को भी रुकमा ने ही बंदी बना रखा है। ये सुनते श्रीकांत कहता है कि पहले हम सारे सोल्जर्स को छुड़ाएंगे, फिर हम उस रुकमा को पकड़ेंगे। वहीं यहाँ यक्षित की रिकॉर्डिंग सुनकर सीनियर श्रीकांत को बेकसूर मान लेते हैं, यानी उसकी नौकरी उसे वापस मिल गई। ये सुनकर जोया भी खुश हो जाती है। इधर जुलोंग कोरमा पर भड़क रहा था कि उसने इंडियन सोल्जर्स को यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि उसे डर था कि इंडिया वाले कहीं कुछ यहाँ कर ना दें। तब जुलोंग कोरमा को धमकी देता है कि अब इंडियंस का खून यहाँ नहीं बहेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेफन और श्रीकांत अपनी गैंग के साथ सोल्जर्स को छुड़ाने आ गए थे, पर यहाँ तो कोरमा पहले से तैयार था, जो इन्हें घेर लेता है। फिर वो श्रीकांत से कहता है कि तूने ही मेरी नीमा को मरवाया है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये कहकर वो इन्हें जेल में डाल देता है। फिर वो अपने आदमी से कहता है कि पहले ये वेपन की डील हो जाए, फिर हम इन सबको मार देंगे, वरना वो जुलोंग मेरे पीछे पड़ जाएगा। इधर सूची सलोनी से श्रीकांत के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि श्रीकांत का कुछ भी पता नहीं था। तो सलोनी कहती है कि वो वापस आ जाएगा, टेंशन मत लो। वहीं यहाँ द्वारक ने मीडिया वाले को पैसे भेज दिए थे ताकि वो पीएम बासु की तारीफ करे कि वो वेपन्स की डील कर रही हैं, जिससे मीडिया में बासु की तारीफ हो रही थी और द्वारक मीडिया के जरिए ही यही गेम खेल रहा था। जिसके बाद हम देखते कि द्वारक पीएम बासु से मिलता है और बासु कहते कि डॉक्यूमेंट रेडी होते ही हम डील कर लेंगे। फिर हम थाईलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ मीरा रहने आ गई थी। वहीं स्टेफन को छुड़ाने कुछ जुलोंग के ही आदमी आते हैं, जो देखकर श्रीकांत हैरान था। तब स्टेफन बताता है कि हमारे ही लोग हैं जो जुलोंग की आर्मी में शामिल थे। फिर यहाँ से श्रीकांत सबसे पहले आर्मी ऑफिसर्स को निकालता है और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। हालांकि श्रीकांत तो रुकमा से अपना बदला लेना चाहता था। वहीं यहाँ रुकमा को इन सबके भागने की खबर मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई थी। तब ये लोग रुकमा के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर जब रुकमा के कई सारे लोग मारे जाते हैं तो स्टेफन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जुलोंग अपनी सेना के साथ यहाँ कभी भी आता होगा। ये सुनकर सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन श्रीकांत अकेला रुकमा के पीछे भाग जाता है और इन दोनों की भयानक लड़ाई होती है। फिर जैसे श्रीकांत रुकमा को शूट करता है तो वो वहाँ बाइक से भाग जाता है और श्रीकांत भी उसका पीछा कार से कर रहा था। लेकिन तभी श्रीकांत देखता है कि उसके पेट पर तो गोली लगी है, जो उसे लड़ते हुए पता नहीं चला। इसलिए वो इंडियन बॉर्डर की ओर जाने लगता है, जहाँ स्टेफन और बाकी इंडियन सोल्जर्स पहुँच गए थे और यहाँ जेके भी श्रीकांत का इंतजार कर रहा था। वहीं यहाँ मीरा को मारने के लिए समीर थाईलैंड पर आ गया था, जिसने अब मीरा को अपने निशाने पर ले लिया है, क्योंकि समीर जानता है कि मीरा जिंदा रही तो ये इंडिया को उकसाएगी वेपन डील करने के लिए, इसलिए वो गोली चला देता है। अब मीरा मरी या नहीं वो हमें पता नहीं चलता। इधर श्रीकांत की हालत और खराब हो गई थी, इसलिए वो बेहोशी में अपनी कार ठोक देता है और श्रीकांत यहीं बेहोश हो गया था। यहीं पर ये सीजन 3 खत्म होता है। दोस्तों, अब कई सारे सवाल हैं कि आखिर मीरा जिंदा बची या नहीं और श्रीकांत का आगे क्या होगा। ये सब जानने के लिए हमें सीजन 4 का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो रुकमा भी जिंदा है और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, जहाँ कलेक्टिव नाम का ग्रुप भी वेपन बेचने के लिए लड़ाई में शामिल होगा। और हो सकता है कि इस बार समीर भी श्रीकांत का साथ देने लग जाए, क्योंकि उसे भी पाकिस्तान को बचाना है। बाकी आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।